सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया कि पोर्टुगीज़ लोग के इम्पैक्ट क्या क्या रहे। पोर्टुगीज़ जब इंडिया में आए उन्होंने क्या क्या भारत को कैसे कैसे प्रभावित किया। तो फर्स्ट आया इनिशिएशन ऑफ यूरोपियन एरा कि पोर्टुगीज़ देखो पहली यूरोपियन पावर थी जो कि इंडिया तक की रीच करी 1498 में विद वेस्को डी गामा। सो यहाँ से यूरोपियन पावर्स का एडवेंट चालू हो गया इंडिया में। देन सेकेंड पॉइंट इज इमरजेंस ऑफ नेवल पावर। देखो छत्रपति शिवाजी महाराज भी पोर्टुगीज की ये चाल को समझ गए थे कि इन लोगों के पास नेवल पावर बहुत थी। जैसे हमने पहले पढ़ा भी था कि प्रिंस हेनरी बार्थोलोम्यू डियास एंड हमारा फिर वेस्को डिगामा पेड्रो अल्वारेस, मतलब इन लोग ना हमेशा अपनी शिप को बहुत ही अच्छे से हैवी आर्म्ड रखते थे। हैवीली आर्म्ड हैवीली बिल्ड रहती थी इनकी शिप्स, है ना। और क्योंकि मेन कारण इसका था कि ये इंडियन ओशन में जो है अपना दबदबा अपनी सुपरमेसी बनाना चाहते थे ताकि दूसरे यूरोपियन पावर्स भी ना आ पाए। साथ ही साथ इंडिया के पूरे एक्सपोर्ट में इनकी मोनोपली हो जाए। तो इनकी शिप्स कैसी रहती थी, बो और स्टर्न बोट का सामने वाला और पीछे वाला पार्ट होता है रिस्पेक्टिवली। तो इन लोग उसको कैसल रखते थे। कैसल मतलब किले टाइप का बो और स्टर्न बनाते थे जिससे कि जो सामने वाला अगर मतलब जैसे गोली वोली चलाना हो ना ये सब में ये थोड़ा अच्छा रहता है, मतलब काम का रहता है। ठीक है। देन थर्ड इज मिलिट्री इनोवेशन। मिलिट्री इनोवेशन में इन्होंने बॉडी आर्मर जैसी चीज़ों को, जिन्हें मैचलॉक मैन भी कहा जाता है, ड्रिल्स कराने लगे। मतलब पूरा बॉडी आर्मर जैसा रहता है ना कि सर से लेके पैर तक ढके रहते हैं, ऐसे टाइप का इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। देन कल्चर में देखो क्रिश्चियनिटी लाए इन्होंने भारत में पहली बार, है ना। और जैसे इनका अगर हम आर्ट एंड कल्चर में देखें तो कल्चर का तो क्रिश्चियनिटी बोल सकते हैं आप। और आर्ट में जैसे पेंटिंग और कार्विंग और स्कल्पचर्स में इनका बहुत बड़ा हाथ रहा। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में आप लिख सकते हैं कि 1556 में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में चालू हुई थी, जहाँ बाइबल को प्रिंट करवाया गया था एवं ट्रांसलेट करवाया गया था मलयालम और कन्नड़ में। ठीक है। फूड में जैसे स्वीट पोटैटो पपाया पाइनएप्पल और सपोटा जिसको हम चीकू कहते हैं, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और मेटलर्जी मतलब मेटल के वर्क में इन्होंने सिल्वर स्मिथ और गोल्ड स्मिथ के जो आर्ट वर्क होता है ना, जिसको हम फिलिग्री और फोलिएज कहते हैं, इनके वर्क को इन्होंने मतलब इंट्रोड्यूस टाइप का करवाया। और इनके रीन में मतलब ये बढ़ोतरी हुई मेटलर्जी में। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी द डच कम टू इंडिया मीन्स द एडवेंट ऑफ डच। सो लेट्स सी। देखो जो डच थे ये कहाँ के थे, नीदरलैंड्स के थे। इन लोग ना इंडिया से ज़्यादा इंडोनेशिया में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। ठीक है, क्योंकि जो इंडोनेशिया है मतलब इंडोनेशिया में इंडिया से भी ज़्यादा जो है स्पाइसेस की पैदावार है। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, डच अपना गोल्ड देते थे इंडोनेशियंस को। ये डच अपना गोल्ड दिए इंडोनेशियंस को और इंडोनेशियन से लेते थे स्पाइसेस। लेकिन इन्हें लगा कि ये तो सीधे सीधे ड्रेन ऑफ वेल्थ हो गई। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोग अपने गोल्ड दे रहे हैं। सुनो, गोल्ड के बदले इन लोग क्या ले रहे हैं, मसाले ले रहे हैं, है ना। तो इनको लगा ये तो भाई हमारे ड्रेन ऑफ वेल्थ है और कुछ नहीं है, है ना। तो इन्होंने क्या समझा कि अब दूसरा हमें उपाय लगाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कि समझ में आया कि जो इंडिया का गुड है, मतलब इंडिया के जो क्लोथ हैं, है ना, टेक्सटाइल है, वो बहुत फाइन क्वालिटी का होता है। और अगर हम जैसे डच ने हमारे से एक गोल्ड के बदले में 10 कपड़े लिए और उन लोगों ने एक गोल्ड के बदले में उनको कितने में स्पाइसेस मिल रहे थे, मान लो 5 स्पाइसेस मिल रहे थे, है ना। और वही 5 स्पाइसेस उन्हें 8 कपड़ों में मिल जाते इंडोनेशिया में, है ना। तो तब भी उन्हें 2 कपड़ों का तो फायदा हो रहा था। तो उनको लगा कि एज कम्पेयर टू द स्पाइसेस, गोल्ड खरीदने में मतलब इंडियन टेक्सटाइल खरीदने में उन्हें कम गोल्ड लग रहा था। और रिलेटिवली उन्होंने क्या कर दिया, इंडियन क्लोथ या फिर इंडियन टेक्सटाइल को फर्स्ट टाइम एज एन आइटम ऑफ एक्सपोर्ट बना दिया। ठीक है, कि इन लोग क्या करते थे, इंडिया से कपड़े लेते थे और वहाँ इंडोनेशिया में जाके बेच देते थे और वहाँ से स्पाइस ले लेते थे। ठीक है, तो आपको यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड देखने को मिलेगा कि इन लोग डच क्या कर रहे हैं, यहाँ से कपड़े ले रहे हैं और वहाँ इंडोनेशिया में जाके यही कपड़ों के बदले स्पाइसेस ले रहे हैं और अदर कंट्रीज में मतलब यूरोपियन कंट्रीज में सेल कर रहे हैं। ठीक है। So with this, the Dutch became the first to commercialize or to use Indian textile as a commodity to barter exchange के बदले। ठीक है ना। तो अब क्या हुआ, डच ने चाहा कि डच अपनी कॉलोनी बनाते इंडोनेशिया में ताकि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ये रिवर्स हो जाए। रिवर्स हो जाएगा मतलब अब इन्हें क्या ना देना पड़े, गोल्ड भी ना देना पड़े, क्योंकि कॉलोनी बना लेंगे तो पूरा इनका ये हो जाएगा, हक हो जाएगा, है ना। तो इन लोग क्या करें कि कॉलोनी बना ले किसको, इंडोनेशिया को। इनके मन में ये चलने लगा। ठीक है। तो कॉर्नेलियस दे हुटमैन ये फर्स्ट डच बने 1596 में, जो कि इंडिया आए, है ना। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी 1602 में। ठीक है, और इसको चार्टर मिल गया किससे, डच पार्लियामेंट से। चार्टर क्या होता है, जो पावर्स गिवन बाय मोनार्क टू द कंपनी
मतलब ये रॉयल परमिशन होती है, आपको कहना चाहिए कि भाई तुम एक्सचेंज होता है, मतलब मोनार्क तुम्हें कुछ पावर देंगी, इन एक्सचेंज तुम्हें कुछ ड्यूटीज जो है फुलफिल करनी पड़ेगी, ये होता है एक चार्टर। तो इन्हें चार्टर मिल गया, ठीक है। तो इन्हें चार्टर में इनको एम्पावरमेंट मिल गई कि भाई तुम्हें जो युद्ध करना हो करो, तुम्हें जो शांति करना हो करो, तुम्हें डच पार्लियामेंट की तरफ से पूरी छूट है, ठीक है। अब आए, ये था डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, आप इसका साइन बस याद कर ले, बाकी ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मोनार्क कौन थे इस समय? फिलिप विलियम, ठीक है। उनके टाइम में कौन थे? जिन्होंने मैनुअल वन, ठीक है, किंग मैनुअल वन। अब डच फैक्ट्रीज इन इंडिया को देख लो आप। फर्स्ट फैक्ट्री 1605 मासुलीपट्टनम इन आंध्र प्रदेश। फिर सेकंड फैक्ट्री पुलिकट 1609 1610, और पुलिकट ही इनका कैपिटल रहा टिल 1690, और फिर नागापट्टनम बन गया, ठीक है। फर्स्ट डच पोर्ट एट पुलिकट का नाम क्या है? फोर्ट, ये गैल्ड्रिया, जो भी है ये, ठीक है, गैल्ड्रिया, ओके। और फिर सूरत में भी 1616 में इनकी फैक्ट्री बनी। तो ये आप मैप बना के भी दिखा सकते हैं ऐसे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फर्दर, और अब हम इनका डिक्लाइन पढ़ते हैं। तो डिक्लाइन देखो इनका कैसे चालू हुआ। कन्फ्लिक्ट विद इंग्लिश, इन्होंने क्या किया, एक इनसिक्योरिटी आ गई इनको। पहले क्या था कि डच और ब्रिटिश साथ साथ मिलके इंडोनेशिया में अपना हक जमाए थे, है ना, ब्रिटिश और डच दोनों साथ साथ मिलके। फिर क्या हुआ कि डच के एक मतलब कहना चाहिए कि ऑफिसर थे, ठीक है। तो उनको होने लगी इनसिक्योरिटी कि इन लोग ना अंदर ही अंदर कोई कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और इन लोग चाह रहे हैं कि इंडोनेशिया को इन लोग हथिया लें। कौन लोग की बात कर रही हूँ मैं? इंग्लिश लोग, है ना, इंग्लिश और जापानीज। तो इन्होंने क्या किया, अरेस्ट कर लिया 1623 में, है ना, इंडोनेशिया के एम्बोइना रीजन में अरेस्ट कर लिया। 23 जुलाई आई थिंक, सॉरी 27 फरवरी, है ना, 1623 में उन्होंने एम्बोइना रीजन में इंडोनेशिया के डच सॉरी 10 इंग्लिशमैन और 9 जापानीज अलॉन्ग विद 1 पोर्टुगीज को अरेस्ट कर लिया, ठीक है। अब अरेस्ट कर लिया तो इन्होंने मतलब इतना टॉर्चर किया उनको, इतने ब्रूटली टॉर्चर किया और मनवा लिया कि हाँ हम लोग एक कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे। अब वो कर रहे हो ना कर रहे हो इसका कोई हिसाब नहीं, लेकिन इतना ब्रूटल टॉर्चर था कि भाई इंग्लिश लोग तो इनसे दूर होने लगे, है ना। तो 1625 ऑनवर्ड से डच का जो प्रेम है इंडोनेशिया के प्रति और बढ़ता गया। और फिर इस मैसकेयर के बाद जो ब्रिटिश है उन लोगों ने सोचा कि अब इंडोनेशिया को छोड़ो और अब इंडिया में अपना थोड़ा दबदबा बनाओ, क्योंकि डच लोग तो भाई बहुत पॉसेसिव हो गए हैं इंडोनेशिया के प्रति, है ना। तो एम्बोइना रीजन है, और इन ऑफिसर का नाम क्या था? ऑफिसर हरमैन वेन स्पट, ठीक है। तो इन्हीं को इनसिक्योरिटी हुई थी, टॉर्चर करके इन्होंने एक्सेप्ट करवा दिया था, ब्रूटल टॉर्चर था वो, ठीक है। क्या था? बैटल ऑफ बेदार, या फिर बैटल ऑफ हुगली, या बैटल ऑफ चिनसोरा, ठीक है। तो ये 1759 में बंगाल में हुई थी। क्या हुआ था 1757 बैटल ऑफ प्लाजी में? क्या हुआ था, सिराजुद्दौला जो थे, उनके जो राइट हैंड थे मीर जाफर, उन्होंने रॉबर्ट क्लाइव से दोस्ती कर ली थी, लव अफेयर, मतलब मैं अब जस्ट मजाक कर रही हूँ, मतलब इन्होंने हाथ में ला लिया रॉबर्ट क्लाइव से, और जो बैटल में है सिराजुद्दौला को मरवा दिया, ठीक। तो अब नवाब कौन बन गए? मीर जाफर। लेकिन धीरे धीरे इनको रियलाइज हुआ कि भाई ये तो सिर्फ नाम के नवाब हैं, बाकी पावर तो किसके पास है? पूरी कंपनी के पास है। तो इन्होंने सोचा कि यार ये भी यूरोपियन है, इंग्लिश भी है यूरोपियन है, और डच भी यूरोपियन है, तो हम डच से मदद मांगते हैं कि हमारी थोड़ी मदद कर दें, है ना, और फिर हम इन्हें भी पावर दे देंगे। तो इन्होंने लड़वा दिया किसको? डच को और इंग्लिश को 1759 में, ठीक है। तो 1759 में इन लोग के बीच में लड़ाई हुई, और जिसमें कि डच की बहुत ही बुरी तरीके से हार हो गई, इंग्लिश लोग जीत गए, और इसी से खत्म हो गए मीर जाफर का किस्सा, है ना। तो इसके बाद से क्या हुआ कि जो डच पावर टेरिटरीज थी जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के पास थी, वो शिफ्ट हो गई मुनार के पास। ये था टर्निंग पॉइंट कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जितनी भी पावर थी वो शिफ्ट हो गई मुनार के पास। और फिर 1824 की एंग्लो डच ट्रीटी के बाद जो क्राउन के पास पावर थी, अब यहाँ क्राउन के पास पावर आई थी, वो टेरिटरी, वो पावर शिफ्ट हो गई इंग्लिश के पास, और अब यहाँ से डच का किस्सा खत्म। तो 3 मेन रीजन देखे हमने कि डच का डिक्लाइन कैसा हुआ। द फर्स्ट रीजन वाज दी एम्बोइना रीजन मैसेकर, ठीक है। फिर सेकंड बैटल ऑफ बेडार, और फिर एंग्लो डच ट्रीटी।